ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज के इस एक नए अध्याय के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और ये अंत के कुछ जो चैप्टर्स हैं उनको और अच्छे से कवर कर लेना। ऐसा ना हो कि अंत तक आते आते शायद ऐसा हो जाता है कि यार थक चुके हैं, बहुत सारी पढ़ाई हो चुकी है। पर सवाल ये है, शुरू किसने अच्छा किया था वो शायद भले ही एक बार को रुक जाए, पर जिसका अंत अच्छा हो रहा है उसका अंजाम हमेशा अच्छा होने वाला है। यह चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड आपको बहुत ही अच्छे छोटे से और कंटेक्स्ट में लिखकर रखना है अपने पास, अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और उसके साथ साथ मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई आप क्या क्या कहां तक अपना सिलेबस कवर कर चुके हो और किस चीजों की जरूरत आपको पड़ रही है, वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते हुए चलना। तो आज के इस चैप्टर के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड हम पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या हमने जो सफर शुरू किया था ज्योग्राफी इज लव से, क्या वो कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होता हुआ जाता है ना। उस मोटिवेशन को हाई रखना है, डिसिप्लिन को हाई रखना है और उसी के साथ ये रहा सर आपके पास पहला चैप्टर। ठीक है, वो पहले चैप्टर में मतलब आपका इंटरनेशनल ट्रेड के दो चैप्टर है हमारे पास, एक इस बुक का और एक दूसरी बुक का। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर हमने आपका दो बुक से कवर करने हैं, तो उसका पहला वाला पार्ट ये रहा। अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, जैसे भाई आपका मतलब तुम शुरुआत करते हो किसी भी चीज की, तो उस शुरुआत में आपका हमेशा ये होता है कि कुछ ले दे के आपका मामला सेट हो जाता हो। पर यहां पर जो कहानी आपका जो बात शुरू हुई है वो बहुत पुराने जमाने से शुरू हुई है। हम इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है, अगर आप प्रॉपर पुराने जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हो, पुराने जमाना मतलब अब तो तुम भी थोड़े पीछे क्लासेस छोड़ के चले गए होगे ना, तो यहाँ का मतलब बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि मान लो कुछ ऐसी चीज जिसकी नीड मुझे है और कोई ऐसी चीज जिसकी नीड तुम्हें है। अगर वो चीज मेरे पास है और जिस चीज की नीड मुझे है वो चीज तुम्हारे पास है, तो मेरे और तुम्हारे बीच में आपका इंटर एक्सचेंज हो सकता है। उसी का ये फोटो भी दिखाई दे रहा है। अब देखो, हमारे लड़के बॉडी बनाने में आजकल आगे आपका चल रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हो मेरी बात। हर कोई जिम जा रहा है, तो इन्हें भाई साहब किताबों की कोई जरूरत नहीं है। लड़कियां आज भी आपका जो है पढ़ ले रही हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लड़कियों ने क्या करा, लड़कियों को आपका जो है थोड़ा सा पढ़ने का शौक होगा, तो भाई साहब इन्होंने किताबें आपका इसको दे दी और इसको केले की जरूरत थी बॉडी जिम जाने के लिए, तो इसने भाई साहब आपका केले ले लिए। पर ऐसा हर जगह नहीं हो रहा है। लड़कियां भी हमारी आजकल आपका जो है फैशन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो इनको लगा कि आप भूगोल मतलब आपका जो है मैप मेरा किसी काम का नहीं है, दे दो। तो भाई साहब इन्होंने मैप तो इधर दे दिया। अब इनको क्या चाहिए था, बारबी डॉल, आई एम बारबी गर्ल, है ना, वो वाला हिसाब। तो भाई साहब ये इंटर एक्सचेंज चल रहा है। ये पिक्चर आपको प्रॉपर बार्टर सिस्टम की एक इमेज आपका दिखाता हुआ जाता है। तो सबसे पहले जब आप प्रिमिटिव सोसाइटी में जाएंगे, प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब होता है प्राचीन सभ्यता, उस प्राचीन सभ्यता में आपके पास बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम से धीरे धीरे कर एक्सचेंज होने शुरू हुए, फिर गोल्ड कॉइन्स आए, फिर सिल्वर कॉइन्स चलाए। जब आप मिडाइवल हिस्ट्री आपका पढ़ते हैं तो उस केस में आपको बेसिकली क्या पढ़ने को मिलता है कि बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने अलग अलग कॉइन्स चलाए अपने, और समय के साथ आते आते जैसे जैसे कर देश आजाद हुआ, अंग्रेजों का आपका जो है गमन हुआ यहाँ से, तो उसके बाद हम रुपीस की तरफ भी चले। ऐसा नहीं है कि रुपीस आपका अभी आया है, रुपीस पहले से ही आता है। टंका सिस्टम आपका जो है आपने सुना होगा, जहां से बाद में आपका रुपया फिर रुपी में आपका कन्वर्ट होता हुआ चला गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स का क्या मतलब है कि भाई वस्तु के बदले में वस्तु का आपका आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इफ यू वर अ पॉटर एंड वर इन अ नीड ऑफ प्लम्बर, तो अगर आपको प्लम्बर मिल जाएगा तभी आप एक्सचेंज कर पाएंगे, और अगर प्लम्बर को पॉटर की जरूरत है तभी वो आप एक्सचेंज करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको बेसिकली इन दोनों चीजों को ढूंढना है कि आपके मतलब का बंदा कौन है, तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ढूंढने में मदद ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे कर डिफिकल्टीज क्या है वाटर सिस्टम की। एक तो जो सबसे पहले आपका भाई साहब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है उसमें, वो एक आपका भाई साहब क्या है उसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। और उसी के साथ आपका फिर क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी निकल कर आया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ मनी आया तो मनी के साथ साथ आपका कॉइन करेंसी आई, फिर बहुत सारे आपका मनी से आपने क्या करने शुरू कर दिए, चीजें खरीदनी शुरू कर दी। उससे पहले आपका जो है फ्लिंटस्टोन, ऑब्सिडियन, कोवायर, ये टाइगर स्पॉ होता है कि मतलब पंजा उसका जो होता है ना, वेल्स के टीथ, वेल के आपका जो जब आपने देखा होगा वेल जाती है तो उसके टीथ होते हैं, टीथ, स्किन फर्स, है ना, कैटल राइस, पेपरकॉर्न, सॉल्ट, स्मॉल टूल्स, और फिर उसके अलावा आपका जो है टस्कर्स या फिर एलिफेंट टीथ, है ना। ये सारी चीजें आपका जो है ट्रेड ऑफ एक्सचेंज में आज भी आपका लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, एंशियंट टाइम में क्या होता था,
ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली लोकल मार्केट्स। अब लोकल मार्केट्स क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज तो हमारा जो आपका व्यापारी है वो व्यापारी बहुत दूर तक आपका जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हारे गांव में या तुम्हारे कस्बे में या तुम्हारे शहर के अंदर कोई एक दुकान है, तो वो दुकान वाला दिल्ली से भी सामान लेकर आता है, वो बंदा आपका जो है बेसिकली पंजाब में भी जाता है सामान लेने, वो बंदा कहीं और भी जाता है जहां से उसको सामान आपका कम मिलता है। पर पहले के जमाने में जो व्यापारी आते थे, जैसे किसी को अपनी भैंस बेचनी है या फिर आपका किसी को गाय खरीदनी है, तो वहां पर एक लोकल मार्केट्स हुआ करती थी। आज भी ऑर्गेनाइज की जाती है बहुत सारी जगह पर, आप जाएंगे गांव के अंदर तो वहां पर आज भी ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। तो वहां पर होता क्या है, उस जगह में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वहां पर गाय वगैरह लेकर आई जाती हैं, अपना लोकल सब्जी है ना, गांव से आपका लोग सब्जी वगैरह जो होते हैं वो लेकर आते हैं लोकल मार्केट्स के अंदर, और भी जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती हैं उनको लेकर आया जाता है लोकल मार्केट के अंदर, और फिर वहां पर आपका क्या किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड्स किया जाता है। तो पहले के जमाने में ट्रेड्स क्या होती थी, बेसिकली आपका लोकल मार्केट को रेस्ट्रिक्ट होती थी। धीरे धीरे कर आपका डिस्टेंस बढ़ता गया ट्रेड में और डेवलपमेंट होती गई। अगर आप ट्रेड के बेस्ट एग्जांपल्स में से आपका एक कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा सिल्क रूट का एग्जांपल। सिल्क रूट बहुत ही लंबा आपका जो है कनेक्टिविटी रहती थी, कहां चाइना से पूरा कवर करते हुए आपका अफगानिस्तान तक पहुंच जाती थी गाड़ी। अच्छा, सिल्क रूट में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों वाला हम ओशन से भी आपका जो है जाते थे, तो अलग अलग चीजें हमारी रहती हैं। ये रूट आपका कितना था, ये रूट आपका जो है 6000 किलोमीटर तक आपको एक्सटेंड मिलेगा, और इस 6000 किलोमीटर तक के रूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये रोम से चाइना को आपका कनेक्ट करता हुआ मिलता है। सिल्क रोमन बुल यहां से आपका आता था, जो रोमन वाला यूरोप में एम्पायर, मतलब रोमन एम्पायर भी बोलते हैं आप इसको, तो ये वहां से यूरोप से वुल लेकर आया करते हैं क्योंकि ठंडा इलाका है, तो वहां पर जो ऊन होता है वो अच्छा मिलेगा कंपैरेटिवली। मेटल्स ये सारे एक्सचेंज होते थे। बाद में फिर इसको आपका ओशियन रूट से डिस्कवर किया गया और इस रूट को और ज्यादा इनहेंस किया गया। फिर एक चीज आपका बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे समझ में आती है, जो कि बहुत ज्यादा दयनीय होती थी उस समय पर। आपने ट्रेड में वस्तु सुनी अभी तक, पर अगर मैं आपसे कहूं कि स्लेव के अंदर ट्रेड होती थी या ट्रेड के अंदर स्लेव्स को एक्सचेंज किया जाता था, सुनकर थोड़े से तो आपका कान खड़े हुए होंगे, मेरा खड़ा ही रह जाता है ये वाला कान, ठीक है। तो इधर क्या होता है, ये स्लेव ट्रेड आपका जो है भाई साहब चालू हुई। अब ये स्लेव ट्रेड इमर्ज हुई आपका कहां पर, 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में जब ये खड़ी, मतलब यहां से आपका जो है शुरू होता है, विच द पोर्टुगीज, डच, स्पेनिश एंड ब्रिटिशर्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका कैप्चर किया। तो यहां से अब देखो ये सारे कौन है, ये सारे यूरोपियंस है। पोर्टुगीज ने आपका जो है भाई साहब सबसे ज्यादा मतलब क्या किया है, किसी भी तौर पर अगर आप देखेंगे एक्सप्लॉइटेशन तो उन्हीं से आपका शुरू हुआ था, और फरमान जब निकलते थे तो उस फरमान में आपका जो है भाई साहब आया, और उसी फरमान से आपका पास होते हुए डच, फिर स्पेनिश, अलग अलग आपका ब्रिटिशर्स, इन सब ने कैप्चर किया इंडिया को, अलग अलग अपनी कॉलोनी के तौर पर आपका रखा। और अगर आप देखेंगे तो ये क्या करते थे, अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को लेकर जाते थे, क्या करते थे, उनसे जैसे कॉलोनी बना लिया। अब इंसानों को ले जाया गया, ले जाकर आपका यूरोप में रखा गया। क्यों? क्योंकि भाई आप हमारी कॉलोनी हो, हमने आपको क्या बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। तो इंडिया में भी तुमने देखा होगा, कई सारी वीडियोस देखते थे तुम पहले के जमाने में, तो उसमें क्या होता था, मार रहे होते थे कोड़ों से कि तू हमारा गुलाम है, मेरे जूते साफ कर, है ना। तो ऐसे ही अफ्रीका से आपका कहां पर ले जाया जाता था, यूरोप में ले जाया जाता था, और यूरोप में ले जाकर आपका क्या करा जाता था, उनके साथ उनको स्लेव के तौर पर यूज किया जाता था। अफ्रीकन नेटिव्स एंड सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। अब प्लांटेशन ओनर्स कौन होते हैं, प्लांटेशन मतलब आपका कैटेगरी में चाय आती है, कॉफी आती है, इन सारी चीजों को लगाने के लिए हार्ड वर्क चाहिए होता है। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ज्यादातर ये आपका कैसी है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप होती है, तो उसको क्या किया जाता था, बेच दिया जाता था कि ये तुम्हारा हो गया आपसे, है ना। तो बहुत सारे लोग जो आपका यहां से ले जाए गए वो कभी वापस ही नहीं आ पाए, ठीक है। तो इनको बेच दिया गया, और बेचने के बाद वहां पर फिर इनसे क्या करवाया गया, मजदूरी करवाई गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर है ना अमेरिका, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन है, जिनके पास आपका इंडस्ट्रीज थी, उनको किस चीज की जरूरत थी, उनको आपका रॉ मटेरियल की जरूरत थी। फिर एक्सपोर्टेड फिनिश गुड, मतलब इन्होंने यहां से आपका रॉ मटेरियल उठाया, जैसे इंडिया से आपका यहां से क्या जाता था, यहां से आपके पास बहुत सारे मसाले जाते थे, स्पाइसेस जाते थे, वहां से फिर बहुत सारी चीजें बनकर इंडिया को ही बेची गई। मतलब तुम्ही से आपका सामान लेकर तुम्ही को वापस बेचा जा रहा है, और इस लेवल का एक्सप्लॉइटेशन आपके साथ चल रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखो, तो ये एक बेसिकली आपका प्रैक्टिस कर रहे हैं बार्टर सिस्टम। ये कुछ आपका इनके पास हल्दी जैसी चीजें हैं, हल्दी लग रही है मुझे, और यहां पर आपका दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या होता है, एक मेला होता है जो कि बहुत फेमस है, जिसको हम जॉन बील मेला के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, जॉन बील मेला। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जॉन बील मेला किस इलाके में आपका फेमस है और कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है आज भी, ठीक है। तो
चलो दे ही रखा है उन्होंने वैसे तो, पर मतलब फिर भी आपका जो क्या आज ये लगता है कि नहीं लगता है ना, प्लेस इन जगीरोड 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी, इट इज पॉसिबली द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव। इसका मतलब है कि आज भी अगर तुम गुवाहाटी से 35 किलोमीटर आपका चले जाते हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ट्रेड सिस्टम आज भी क्या होगा, ये बार्टर सिस्टम आज भी एग्जिस्ट कर जाएगा। A big market is organized during the fair and people from various tribes। अब देखो ज्यादातर तुम गुवाहाटी वाली साइड जाओगे, उसके आगे जाओगे तो वहां पर आपका ट्राइबल इलाका लग जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आपका ट्राइब्स हमारे पास रहते हैं, तो जितने भी ट्राइब्स होते हैं वो ट्राइब्स क्या करते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं और यहाँ पर आपका रुक कर, हमें बड़ा मेला जब लगता है ना तो बड़े मेले में आपका लोग ज्यादा आते हैं तो चीजों की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उस हिसाब से आपका ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी एक्सचेंज, और वहां से आपका जो है प्रोडक्ट उनके एक्सचेंज होते हुए चले जाते हैं। स्लेव ट्रेड बहुत ज्यादा एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस था, ल्यूक्रेटिव मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता था लोगों को देख के कि अच्छा स्लेव, ओहो ऐसा हो रहा है क्या, तो ल्यूक्रेटिव बिजनेस आपका इन्होंने बना लिया था फॉर मोर देन 200 ईयर्स। भाई साहब मतलब जितने साल आपका भारत लगभग आपका कॉलोनी रहा इंडिया है ना, उतने साल लगभग इन्होंने ये बिजनेस आपका चालू रखा। फिर धीरे धीरे कर कर आपका इसको क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। और सबसे पहले मतलब देखो इसका एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ऐसे लिख के दे दे तुम्हें, मान लो एक जगह डेनमार्क लिख के दे दे, डेनमार्क के बाद आपका एक जगह लिख के दे दे ब्रिटेन, ठीक है, एक जगह ब्रिटेन के बाद आपका लिख कर दे दे तुम्हें आपका यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, ठीक है। अब भाई साहब इसमें ये पूछ ले कि इन तीनों में सबसे पहले आपका जो स्लेव ट्रेड खत्म की गई थी वो किसमें की गई थी, या फिर ऐसा लिख कर दे दे 3 2 1, या फिर ऐसा लिख के दे दे 1 2 3, या फिर ऐसा लिख के दे दे 2 1 3। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आपका जो वाटर ये स्लेव ट्रेड थी वो किसने खत्म की थी, तो आंसर वुड बी डेनमार्क। डेनमार्क ने आपका जो स्लेव ट्रेड थी वो 1792 में खत्म कर दी थी। ग्रेट ब्रिटेन ने आपका जो है 1807 में खत्म कर दी थी। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में आते आते 1808 हो गए। इन तीनों में आपका जो है ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है स्लेव ट्रेड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय डिमांड आपका रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा उठी, जहां से ग्रेन्स, मीट, बुल इनको एक्सपेंड किया गया धीरे धीरे, बट देयर मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइंड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर्ड गुड। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर रॉ मटेरियल जा रहा है तो रॉ मटेरियल की आपका वैल्यू ज्यादा मिलनी चाहिए कंपैरेटिवली, बट समय के साथ जो उनकी पैसे वाली वैल्यू है, मॉनेटरी वाली वैल्यू है, वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, और एक्सपेंड तो हुआ बट उतना ज्यादा प्रॉफिट जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इंडस्ट्रियलाइज नेशन इंपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट एज द रॉ मटेरियल। अब जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल को आपका इंपोर्ट किया एंड एक्सपोर्टेड द वैल्यू एडेड फिनिश प्रोडक्ट। मतलब क्या किया, जैसे एग्जांपल के तौर पर कपड़ा लिया, कपड़े से आपका टी शर्ट बनाकर दे दी, कोई और कपड़ा लिया उससे लोअर बनाकर दे दिया, अगर आपका कोई और चीज है तो उससे फाइनल प्रोडक्ट आपका बनाकर ये तैयार कर रहे थे। और फिर जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशन है जिसमें आपका इंडस्ट्रीज नहीं है, उनको क्या कर दिया गया, धीरे धीरे कर आपका यही सामान वापस बेचना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, अब 2 वर्ल्ड वॉर हुए हमारे पास, वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2। दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर कंट्रीज इंपोज्ड ट्रेड टैक्स एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड, ऑर्गेनाइजेशन लाइक जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, इसको हम GATT भी बोलते हैं। अब GATT क्या होता है, गेट, इसको क्यों लेकर आया गया था, जैसे आज के जमाने में आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपन WTO कहते हैं। लगभग 1995 में आपका इस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस आया, बट उससे पहले आपका अगर कंट्रीज के बीच में ट्रेड के रिगार्डिंग कोई भी बात होती थी, अगर कंट्रीज आपका आपस में कोई किसी भी चीज की आपका ट्रेड को लेकर बातचीत करते थे या उस ट्रेड से आपका जो है एग्जिस्टेंस शुरू करते थे, या फिर कोई भी आपका काम शुरू करना होता था उन दोनों के बीच में, तो वो सारे टैरिफ लगाना, ट्रेड लगाना या उस चीजों को आपका देखना कौन करता था, GATT करता था। तो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। बाद में जाकर इसी को हमने क्या कह दिया, मतलब इसको एक्सचेंज कर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका बनाया गया, जिसका काम है कि अगर किसी दूसरे नेशन में आपका बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए जा रहे हैं तो इसको कम करना या रिड्यूस करना। ये टैरिफ्स क्या होते हैं, एक तरीके से ऐसा समझ लो जैसे तुम घर में आपका कोई काम करते हो तो अगर तुमने कोई गलती कर दी तो उसके तौर पर तुमको पनिशमेंट दिया जाता है, या फिर पापा की मर्जी है भाई साहब, है ना, जो पापा हैं उनके हिसाब से आपका चलना पड़ता है कि भैया तुम्हें अगर फर्स्ट पोजीशन आई तो तुम्हें साइकिल दी जाएगी, ऐसा सोचा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब यूएसए है, यूएसए आपका समझता है कि हम चचा हैं सबके, है ना, वो विधायक समझता है अपने आप को, तो भाई साहब वो क्या समझता है कि मैं किसी के ऊपर भी आपका ट्रेड लगा सकता हूँ। इंडिया ने बैंड बजा दी थी अभी कुछ दिनों पहले कि अच्छा लगा के दिखाओ, हम सामान दूसरे कंट्री से खरीद लेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम ही हो बस, है ना, हमारा भी रुतबा है। और अभी तो हमारे आपका जो है भाई साहब हर जगह रुतबा चल रहा है, चाहे टीम इंडिया हो, है ना, और चाहे टीम इंडिया विमेंस कैटेगरी में हो, है ना।
तो आपने आवाजें आपका दबाने की हमेशा कोशिश की, बट कुछ शेरनियां थी जो बीच में आई और दहाड़ कर चली गई, ठीक है। तो ऐसा आपका जो है टैरिफ लगाए जाते थे। तो ये सारी चीजें क्या है, इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी रीजन प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स वर नो मोर इंपॉर्टेंट एंड इंडस्ट्रियल नेशन बिकेम ईच अदर्स प्रिंसिपल कस्टमर। तो अब जैसे जैसे कर नॉन इंडस्ट्रियल रीजन में आपका बहुत सारी चीजें नहीं हुई, ट्रेड खत्म हुई, स्लेव ट्रेड, तो आपस में इन्होंने क्या मतलब एक आपका बीच का रोल क्या निकाला कि अच्छा तुम इंडस्ट्रियल नेशन हो, आओ हम तुम हमारे भाई हो, तुम इंडस्ट्रियल नेशन हो, तुम हमारे भाई हो, आओ रिश्ता बढ़ाते हैं, ठीक है। अब रिश्ता कैसे बढ़ाया, मेरी चीजें तुम ले लो, तुम्हारी चीजें मुझे दे दो, आपस में ही ट्रेड करेंगे। तो ये सिस्टम आपका चलता हुआ चला गया। अब ये एक बहुत ही बड़ा आपका जो है एक मतलब आप ये कह लो एडवर्टाइजमेंट आपका निकला हुआ है इसमें। और देखो राइस, ग्राम, पैडी, बुक्स, नीडल्स, पेन्स, है ना, ये एक तरीके से आपका जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था मंडे 18 मई 1829, है ना, बेसॉल्ट एंड लेट इन पब्लिक ऑक्शन। तो पहले क्या होते थे, ऐसे आपका जो है एक तरीके से ऑक्शंस लगते थे, जैसे आज आईपीएल में तुम देखते हो ना किसी को खरीदा जाता है, ऑक्शन लगाए जाते हैं, वैसे यहां पर भी आपका ऑक्शन लगाए जाते थे। ये अमेरिकन स्लेव ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट है, जो कि स्लेव फॉर सेल ऑन टेम्पररी हायर फॉर देयर ओनर्स, मतलब आपका जो है बेसिकली टेम्पररी हायर पे आपका मतलब है कि थोड़े समय के लिए आप रख सकते हैं और फिर उसके बाद आपका वापस उनको कहीं और काम करने के लिए भेजा जाएगा। बायर ऑफन पेड एज $2,000 फॉर अ स्किल्ड वन। अगर किसी इंसान को आपका जो है थोड़ा बहुत काम आता है, स्किल्ड लेबर के तौर पर है, तो उसके लिए 2000 तक आपका देने के लिए तैयार होते थे। भाई साहब ये बीच बीच में आपका वो आ जाती है मंजूलिका, इसमें समझ रहे हो मेरी बात। फिर उसके बाद हेल्दी स्लेव्स, अगर अच्छा एक और चीज है, देखो सिर्फ आपका स्किल हो तो स्किल के साथ साथ आपको 2000 नहीं मिलेंगे, आपको क्या होना पड़ेगा, आपको हेल्दी भी होना पड़ेगा। मतलब भाई साहब तगड़ा चौड़ा आदमी हो तभी आपका जो है पैसा देंगे, नहीं तो ऐसे क्या मच्छर ले आया तुम किसी को उठाकर भाई साहब, है ना। फिर उसके बाद सच ऑक्शन ऑफन सेपरेटेड फैमिली मेंबर्स फ्रॉम वन अनदर। अब मैंने तुम्हें बताया कि होता क्या था, ज्यादातर आपका जैसे लोगों को अफ्रीका से ले गए और जाकर आपका यूरोप में छोड़ दिया, तो उनके फैमिली वाले आपका जो है अलग हो गए उनसे। तो ये एक तरीका होता था, प्रोसीजर होता था, जिससे फैमिली वाले आपका बिछड़ जाया करते थे अक्सर उसी की रेस में। अब सवाल आता है व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली एग्जिस्ट, कि मतलब एग्जिस्ट कर ही क्यों रही है। अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, यूरोप वाला रीजन है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी से होते हुए रेड सी से कनेक्ट करते हुए इंडिया, फिर इधर आपका जो है सिल्क रूट, फिर ये इंडोनेशिया वाली साइड, ये पूरा एक आपका जो है बहुत ट्रेड का बड़ा आपका रूट है, मतलब यहाँ से बहुत सारी आपका ट्रेड चलती हुई जाती है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्ट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हें शायद ना पता हो, बट हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड के अंदर जीआई टैग का कल्चर होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, जो चीज जिस जगह की फेमस है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मोरेना की गजक आपका बहुत फेमस है, या फिर आप कह लीजिए कि किसी जगह की आपका जो है काले चावल बहुत फेमस है, या फिर आप ये कह लीजिए कि आगरा का पेठा हो गया, या फिर किसी जगह की शॉल हो गई। अगर आप बनारस जाएंगे तो वहां पर अलग अलग चीजों को जीआई टैग दे रखा है। तो ऐसे करके क्या होता है, किसी जगह की जो स्पेशलाइजेशन होती है वो पूरी दुनिया में पहुंचे, वो पूरी दुनिया को पता लगे, उसी चक्कर में हमने आपका जो है उस प्रोडक्शन को जो किया हुआ है वो वहां से जाए, हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी चीजों को आपका मिले। तो उससे क्या होता है, ये रिजल्ट होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका चीजें हमारे यहाँ से जाती हैं और लोगों को आपका बहुत ज्यादा फायदा भी इससे मिलता है। इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना, क्योंकि लोग आपका जानते हैं वहां से भी कोई ना कोई किसी चीज की स्पेशलाइजेशन होती होगी तो वो यहाँ आती होगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में डिफरेंट कंट्रीज आपका इसको प्रैक्टिस करती है। फिर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन बहुत होता है। अगर एग्जांपल के तौर पर हमारे आईआईटी वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनको क्या करा जाता है, उठाया जाता है, उठाकर आपका जो है किसी गूगल ले गया, फिर आपका फेसबुक ले गया, कोई मेटा ले गया, कोई मतलब अलग अलग आपका जो बेसिकली कंपनीज हैं तो वो ले जाती हैं। ऐसा यहाँ पर भी आपका देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन है ना, जो कमोडिटीज हैं उनको आपका ले जाया जाता है। ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज टू ट्रेड। अब जैसे अगर आप किसी भी आपके पास कोई भी स्पेशलाइजेशन है या किसी कंट्री के पास कोई स्पेशलाइजेशन है, किसी जगह कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे हमेशा आपका ट्रेड बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। Thus, international trade is based on the principle of comparative advantage, complementary and transferability of goods and services in the principle। तो अब ज्यादातर तुम देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि चीजें आपका एक्सचेंज हो जाएं, उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी किस चीजों में, गुड्स के चक्कर में, सर्विसेज भी आप देंगे, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज हो जाता है। एंड इन प्रिंसिपल शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ट्रेडिंग पार्टनर्स। जो भी आपका दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं उन दोनों को इसका बेनिफिट होना चाहिए, तभी आपका काम आसान या बढ़िया हो पाएगा। आज के समय पे ट्रेड इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन। अब देखिए जैसे मान लीजिए
आज के समय हमारे एस जयशंकर साहब जाते हैं और किसी इटली जैसी कंट्री में आपका जाकर वहां पर आपका बात करते हैं, है ना, देवर जी के हिसाब से कह सकता हूं मैं तो, है ना, मतलब कुछ नहीं बोलूंगा मैं इस बात पे, क्योंकि मोदी जी हमारे, है ना। तो भैया यहाँ पे आपका मान लो पहुंच गए, तो अब ये जब पहुंच गए तो पहुंचने के बाद आपका क्या हुआ कि वहां पर आपका जो एक्सचेंज ऑफ ट्रेड हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें, एनर्जी के ऊपर भी हो सकता है, या फिर आपका जो है भाई साहब आप आईटी के अंदर भी कर सकते हैं, या वहां पे आपका जो भी कल को आपका एमओएम साइन होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो फॉरेन पॉलिसी आपका शेप करने में मदद करते हैं। किसी दो कंट्रीज में आपस में अगर आपका कोई वार्तालाप हो रही है कि आपसे हम ये लेंगे, आपसे हम इस चीज की आपका ट्रेड करेंगे, तो उससे क्या बढ़ती है, उससे फॉरेन रिलेशन आपका अच्छे होते हैं, फॉरेन पॉलिसी इनहेंस होती है। With well-developed transportation and communication system, no country is willing to forego the benefits derived from the participation in international trade. अब होता क्या है कि कोई भी कंट्री आज के समय पर ये नहीं चाहती है कि उसकी रिलेशन आपका ऐसे हो जाए कि बिल्कुल ही वो कट के हो जाए, क्लोज इकोनॉमी हो जाए। वो चाहती है कि हम इंटरनेशनल फोरम पे बात करें, हमारी आपका जो है बातचीत आए, हमारे यहाँ की चीजें जो हैं वो दुनिया को पता लगे, जिससे हमारे यहाँ की चीजें जब इंटरनेशनल ट्रेड होगी वहां से, तो हमारे यहाँ के लोगों को फायदा होगा, हमारे यहाँ की कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी, और जो वर्ल्ड लेवल पर आपका फायदा मिलना चाहिए वो भी हमें मिल सकेगा। उसके अलावा अब जो तुम फैक्टर्स देखते हो, फैक्टर ऑन विच इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड अपॉन आर एस फॉलोज। सबसे पहला जो आपका बेसिकली फैक्टर है, उस फैक्टर को हम ऐसा समझते हैं, डिफरेंसेस इन द नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के पास जिस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस तरीके के आपका अफ्रीका की किसी कंट्री के पास नहीं होंगे। यूरोप के पास जिस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो शायद अमेरिका वाली कंट्रीज में आपका ना हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के आपका जो रिसोर्सेज है वो एक्सचेंज होते हो। तो द रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। अनइवनली का क्या मतलब होता है, अलग अलग तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैंने अभी बताया कि तुम्हें कहीं पर कुछ मिल सकता है, कहीं पर कुछ मिल सकता है, और कहीं पर कुछ ना मिले और किसी जगह कुछ बहुत अच्छा मिल जाए, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द डिफरेंसेस मेनली रेफर्स टू जियोलॉजी, मिनरल रिसोर्सेज एंड द क्लाइमेट। अब देखो तीन चीजों के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज को आपका डिपेंड किया गया है। पहला है जियोलॉजी, मतलब आपका जो वहां का एक तरीके से आपका टेरेन वगैरह की अपन बातें करते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है उस कंट्री में मिलने वाले आपका मिनरल रिसोर्सेज, और मिनरल रिसोर्सेज के साथ साथ आपका तीसरी चीज होती है कि वहां का क्लाइमेट कितना सुइटेबल है, उस क्लाइमेट से आपका हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी ढूंढेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहली चीज आती है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर कहां पर रेगिस्तान है, कहां पर आपका जो है भाई साहब पहाड़ है, कहां पर आपका कोस्टल एरिया है, तो उसके हिसाब से हम रिलीफ फीचर्स को आपका डिफाइन करते हैं। या तुम ये भी कह लो कि टाइप ऑफ लैंड, कौन सी लैंड है, कोई लैंड आपका फर्टाइल है, कोई लैंड आपका जो है बेसिकली माउंटेन रीजन में है, पहाड़ों के अंदर है, लो लैंड्स हैं दैट सपोर्ट एग्रीकल्चर। अब ज्यादातर अगर फर्टाइल लैंड होगी तो उस पर आपका खेती कंपैरेटिवली ज्यादा हो पाएगी, नॉन फर्टाइल लैंड है तो वहां पर आपका किसी और तरीके की खेती हो सकती है या शायद ना भी हो सकती हो। तो उस रीजन के हिसाब से फिर हम उस चीज को आपका डिपेंड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर आपका लैंड फर्टाइल नहीं है तो वहां पर आपको कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसलमेर चले जाओगे तो वहां पर टूरिज्म इंपैक्ट कर सकता है, टूरिज्म के साथ साथ आपका बाकी एक्टिविटीज आपका बढ़ जाएंगी, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। दूसरा होता है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज की जब भी आप बात करते हैं तो कोई भी ऐसा रीजन जो उस इलाके में रिच हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर कोयला, उसके अलावा आपका जो है बाकी मिनरल्स, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव क्वांटिटी में आपका मिल जाते हैं। तो रिच इन मिनरल्स ये क्या करेंगे, ये ज्यादातर आपका इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, और जब इंडस्ट्रीज को आपका सपोर्ट करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है तो वहां पर डेवलपमेंट हो सकती है। अब देखो कायदे में तुम हमेशा चीखते हो कि यार इनके पास तो मिनरल है बट फिर भी मतलब हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसके बहुत अलग अलग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपका डेवलपमेंट हो सकती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दैट लीड्स टू ट्रेड। और बाद में आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट सबसे मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आपका क्लाइमेट के ऊपर जा रहे हैं तो क्लाइमेट में आपका क्या देखेंगे कि वहां का फ्लोरा फोना और वहां का क्या तरीके का रीजन है। अगर वहां पर आपका ठंडा इलाका है तो वुल प्रोडक्शन के लिए क्या आपका वहां पर चीजें, गर्म इलाका है तो वहां पर कपड़े कैसे आपका रखे जाएंगे। तो क्लाइमेट की सुटेबिलिटी के हिसाब से हम किसी भी जगह आपका जो है बेसिकली नेचुरल या नेचुरल रिसोर्सेज को आपका आइडेंटिफाई करते हुए चलते हैं। अब दूसरा जो फैक्टर आता है, दूसरे फैक्टर को अपन बात करते हैं पॉपुलेशन फैक्टर के ऊपर। पॉपुलेशन फैक्टर के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो ये पॉपुलेशन आपने देख रखा है यहाँ पर पूरी आपका बटी हुई है। पॉपुलेशन फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हम साइज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन को ऐसे समझा देता हूं जैसे हमारे इंडिया में आपका बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब हमारा जो कल्चर है साउथ इंडिया अगर आप चले जाओ, वैसे तो हम पूरे एक इंडिया के तौर पर ही हैं,
है ना, इंडियन फ्रॉम साउथ, इंडियन फ्रॉम नॉर्थ, इंडियन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इंडियन फ्रॉम गुजरात, है ना। बट अगर आप जाएंगे साउथ में तो साउथ आपका जो है वहां पर पॉपुलेशन का क्या कल्चर है, वहां पर आपका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वहां पर आपका जो है भाई साहब किस तरीके की कल्चर है। तो वैसे कर कर आपका जो है साइज, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द कंट्रीज अफेक्ट द ट्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइप ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स, कितना आपका जो है वहां पर आपका चीजें बिक रही हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड टेक प्लेस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जितनी ज्यादा आपका जो है भाई साहब वहां पर पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन के हिसाब से आप ये समझेंगे कि यहां पर ट्रेड बढ़ने के चांसेस आपका ज्यादा हो रहे हैं और यहां पर ट्रेड कंपैरेटिवली किसी लेस पॉपुलेटेड जगह से ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो कंज्यूम ज्यादा करेंगे, उनके पास आपका जो है बेसिकली एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी, वो आपका चाहे कपड़े हो चाहे खाने की चीजें हो सब कुछ आपका कंज्यूम ज्यादा करेंगे। तो ड्यू टू कंजम्पशन इन लोकल मार्केट्स वहां पर आपका ट्रेड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे हमेशा। कल्चरल फैक्टर पर जाएंगे तो डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन सर्टेन कल्चर्स एंड गिव राइज टू ट्रेड। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो किसी कल्चर को आप देखते हैं तो उस कल्चर में आपका कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होगा, उस यूनिकनेस से आपका क्या निकल कर आएगा, ट्रेड निकल कर आएगी। जैसे भाई साहब अगर मैं आपका बात करूं तो अब तुम वाराणसी चले गए, फिर तुम आपका गोवा चले गए, तो दोनों के बीच में उनके कल्चर में आपका डिफरेंसेस होंगे, तो वो कल्चर से आपका कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा होगा, इधर से कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा होगा, तो दोनों के आपका कल्चरल पार्ट से क्या निकल कर आएगा, वहां से एक ट्रेड आपका निकल कर आ सकती है ना। ब्रोकेट्स ऑफ चाइना, कारपेट्स ऑफ ईरान, बाल्टिक क्लोथ्स ऑफ इंडोनेशिया, अब देख रहे हो तुम हर जगह से कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है। ब्रोकेट चाइना के, कारपेट्स ईरान के, आपका जो हम जिसको हम चटाई या फिर आपका मैपिंग कहते हैं, ऐसे ही आपका बाल्टिक क्लोथ्स ऑफ इंडोनेशिया, तो हर जगह से आपका ट्रेड डेवलप्ड हो रही है क्योंकि उनके पास कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है पॉपुलेशन फैक्टर के अंदर वो है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जितनी ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन होगी उसी के साथ कंट्रीज आपका क्या करेंगी, ज्यादा कंज्यूम करेंगी, उनको ज्यादा आपका खाने के लिए चाहिए होगा, ज्यादा पहनने के लिए चाहिए होगा, रहने के लिए भी आपका कंपैरेटिवली, तो वहां से इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा निकल कर आएगी। लिटिल इंटरनेशनल एक्सटर्नल ट्रेड बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड इन द लोकल मार्केट। अब देखो अगर मान लो तुम्हारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो तुम्हारे यहाँ जो भी पैदा हो रहा है वो तो तुम्हारी ज्यादातर लोकल मार्केट ही कंज्यूम कर जा रही है, या तो फिर तुम भारत जैसे होने चाहिए कि भाई साहब इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर दो, इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर दो, इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर दो कि किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, अब कैसे कि भाई साहब अपने देश के खिलाने के लिए तो आपका 3 साल के लिए है ही है, दूसरों को भी चाहिए तो ले जाओ, इनको भी दो, सबको दो भाई साहब, बांटो, है ना। हम विश्व गुरु हैं तो अब जैसे विश्व गुरु हर चीज में तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे हालात आपका बहुत सारी चीजों में ऐसे हो जाते हैं कि वहां पर बहुत सारी मुझे बोलते हुए भी आपका कुछ ऐसा लगता है कि बोलूं ना बोलूं, बट जहां पर आपका अच्छी बातें हो रही हैं वहां पर बोल भी देना चाहिए, तो ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइंस द डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बिकॉज विद द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओनली अ फ्यू पीपल कैन अफोर्ड टू बाय कॉस्टली इंपोर्टेड गुड्स। अब देखो इसको आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जोड़ दिया गया है। कैसे जोड़ दिया गया है? अगर आप बेसिकली कम कमा रहे हैं या फिर आपका जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका वो क्या हो सकता है, लो हो सकता है। क्यों लो हो सकता है सर? उसके पीछे का रीजन आपका ये होता है कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपका बेसिकली वहां पर आपका चीजें हैं तो लोग आपका अफोर्ड करेंगे। अब तुम देखो कि किसी ऐसे तुमने बहुत जगह कम देखा होगा कि किसी का लिविंग स्टैंडर्ड आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर आपका उनके पास रहने की कंडीशंस आपका बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंज्यूम कर रहे हो, अपने कपड़े पहनने के लिए, अपने खाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब कर रहे हो, खर्च कर रहे हो उसके ऊपर। पर अगर मतलब उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है तो वो कंपैरेटिवली आपका शो, जैसे अब चाहे तुम उसको शोबाजी कह लो चाहे तुम कुछ भी कह लो, कि अगर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो वो हमेशा आपका पहनकर अच्छा दिखाएगा, फिर आपका मतलब तैयार होकर खाने के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपका जो है बेसिकली डिपेंड करती हैं। फिर आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री नेचर ऑफ आइटम ट्रेडेड अंडरगो चेंजेस। अब देखो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारी इकोनॉमी है, अलग अलग इकोनॉमी को अगर समझते हैं तो वहां पर अब जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत सारे नेशन ऐसे हैं हमारे जिन नेशन में आप ये समझेंगे कि जहां पर बहुत सारी आपका ट्रेड, मतलब अगर तुम सोचो कि भरकर आपका ट्रेड मैं कर सकूं तो उनके पास शायद उतना पैसा है ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड शायद अच्छा कर रहा है, बट अगर मैं अमेरिका के कंपैरिजन में बात कर दूंगा इंडिया की तो फिर वहां पर पैसे की आपका दिक्कत आ जाएगी। तो डेवलपमेंट कंट्रीज का आपका बेसिकली हो तो रहा है, बट उसके हिसाब से आपका ट्रेडिंग वैल्यूज कैसे हो रही है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्रीज एग्रो प्रोडक्ट्स आर एक्सचेंज फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड। क्यों?
क्योंकि हमारे पास आपका एग्रीकल्चर है, हमारे पास आपका रॉ मटेरियल है, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो जिनके पास आपका डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करती हैं, हमसे रॉ मटेरियल ले लेती हैं और उसको फाइनल प्रोडक्ट्स में आपका कन्वर्ट करती हैं। फिर वो फाइनल प्रोडक्ट्स आपका क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपका क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी उसको खरीदती हैं, जो नॉन डेवलप कंट्री है वो भी खरीद लेती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में तो आपका वो डिस्ट्रीब्यूट होता ही जा रहा है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड चलता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड वेयर एज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन एक्सपोर्ट मशीनरी एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स एंड द रॉ मटेरियल। तो ये भी एक्सचेंज होता हुआ चलता जाएगा। अब आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने कभी सुना हो इसके बारे में कि बहुत सारी कंट्रीज की कंपनीज हमारे यहाँ पर आकर क्या करती हैं, हमारे यहाँ पर आकर आपका डंपिंग करती हैं, इन्वेस्टमेंट, डंपिंग तो अलग केस हो गया, इन्वेस्टमेंट करती हैं। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, अगर बाहर की कोई कंपनी हमारे यहाँ पर आकर एक मतलब मान लो आपका कंपनी सेटअप करना चाहती है, तो वहां पर लोगों को रोजगार मिलता है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग आपका जो है कंपैरेटिवली खाएंगे, अच्छा एक्सपेंड करेंगे, अच्छा एक्सपेंडिचर भी आपका हो सकेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर से देख रहे हो तुम, यहाँ पर आपका डिलीवरी हो रही है, गाड़ियां आ रही हैं, ये सारी चीजें हो रही है, तो ये मतलब आप देखो कि लेवल ऑफ चीजें आपका किस तरीके से अच्छी होती हुई जा रही हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता है, ट्रेड को हमारी बूस्ट कर सकता है, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज और बाकी आपका जो बेसिकली कंट्रीज हैं जिसमें आपका अभी भी समस्या है, उनकी कैपिटल, उनकी जो पूंजी है वो बूस्ट हो सकती है ना। और उसमें चाहे आपका ऑयल ड्रिलिंग हो, हैवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली बूस्ट होंगी। तो उससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आपका जरूरत कंपैरेटिवली पड़ जाती है। Developing such as capital intensive industry in developing countries, the industrial nation ensure import of food stuff, minerals and create market for their finished product। तो बेसिकली ज्यादातर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियल नेशन है, इंडस्ट्रियल नेशन पर आप जाएंगे तो फूड स्टफ के साथ मिनरल, ये सारी आपका चीजें और ज्यादा फाइनल प्रोडक्ट्स में आपका जब कन्वर्ट होती है तो उससे इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए होता है कन्वर्ट करने के लिए, फिर पैसा आपका जो है देखेंगे, और ये एंटायर साइकिल आपका जो है चलती जाती है। बाहर से आप देखेंगे कि बहुत सारी आपका कंपनीज आकर यहाँ पर कई सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर रही हैं। जैसे अब आप एडिडास देख लो, एडिडास के साथ आप जो है प्यूमा देख लो, वहाँ पर आकर हम कितना ज़्यादा आपका लोग पहनते हैं, सबको ब्रांड चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है बेसिकली होती जा रही हैं। फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अब अगर तुम ओल्डन टाइम्स में देखोगे, पुराने समय पर आपका जाओगे, तो पुराने समय में जाकर आपका एक चीज आपको रियलाइज होगी कि लैक ऑफ एडिक्वेट एंड एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो मार्केट थी, जो लोकल एरियाज हैं, वो हमेशा आपका रेस्ट्रिक्ट रहे हैं, और उन रेस्ट्रिक्शंस में आप हमेशा ये फील करेंगे कि वहां की जो चीजें एक्चुअली में पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं पाती थी आपका बाहर वाली मार्केट्स में। बट आज के समय आपका ट्रांसपोर्टेशन हमारा अच्छा है, तो हमारे लोकल लेवल का भी आपका प्रोडक्शन विदेशों तक आपका पहुंच पा रहा है, ठीक है। और हमारे बहुत सारे आपका लोग यहाँ पर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जो कि चीजें बाहर विदेशों मार्केट में जा रही हैं। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली लोकल एरियाज, ओनली हाई वैल्यू आइटम, जैसे एग्जांपल के तौर पर जेम्स हो गए, सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गया, इन्हीं की ट्रेड होती थी लॉन्ग डिस्टेंस में। एक्सपेंशन ऑफ रेल, ओशियंस, एयर ट्रांसपोर्ट, इनकी वजह से अब आपका भाई साहब मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्रिजर्वेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपका प्रोडक्ट होते थे जो कि आपका जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको भी आपका जल्दी पहुंचाने में मदद मिल गई, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, एयर ट्रांसपोर्ट आ गया, और प्रिजर्वेशन भी अच्छा हो गया। ट्रेड हैज एक्सपीरियंस स्पेशियल एक्सपेंशन, तो इससे क्या हुआ, अब ट्रेड आपका बहुत आसान होती चली जा रही है, क्योंकि हमारे पास आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहे हैं, अच्छे होते हुए जा रहे हैं। अब एक चीज उठकर आती है जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बीओटी भी हम इसको कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इकोनॉमिक्स में भी आप इसको पढ़ते हैं, है ना। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड आपकी दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है आपका पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक हो सकती है आपकी नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। न्यूट्रल पे भी आपका समझते हैं, एक फोटो के हिसाब से भी आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड को अपन समझने की कोशिश करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड। अब क्या मतलब हुआ इसका, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास जो गुड्स हैं, गुड्स के बदले में आपको जो है बेसिकली सर्विसेज मिलती हैं। अगर आप कोई गुड्स आपका सेल करते हैं तो उसके बदले में आपको सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें दो चीज़ों में आपका समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक जगह आपका क्या है, एक जगह आपके गुड्स हैं, ठीक है, ये गुड्स हैं, गुड्स और सर्विसेज। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मैंने तुम्हें आपका जो है भाई साहब क्या किया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं ये आपका जो है तुम्हें क्या दे रहा हूँ, ये मैं आपका तुम्हें सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी एज एन टीचर के तौर पर। मतलब आपका मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए,
अफोर्डेबल तुम्हें क्या दे सकता हूं, अफोर्डेबल तुम्हें भाई साहब आपका जो है बेसिकली सर्विसेज दे रहा हूं। अब तुम्हारे पास क्या गुड्स, मतलब आपका जो है कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है, तो अपनी किसी भी एक्सचेंज पर या सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब क्या दे रहे हैं अपनी, ये सब सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब तुम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजों में उसने बोला है, चाहे इंपोर्ट हो और चाहे एक्सपोर्ट हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक एक बच्चे को आपका ये तो पता ही होगा कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। मतलब अगर ये बात नहीं पता है तो फिर मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई साहब थोड़ी सी आपका दिक्कत हो सकती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है कंट्री के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखो ध्यान से, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, इस बात को बहुत ध्यान सुनना। वो ये कह रहा है, पहली कंडीशन आपका समझ लो, पहली कंडीशन में आपका ये समझ में आया कि अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, पहला कंडीशन क्या समझी हमने, पहली कंडीशन हमने आपका ये समझी कि अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, क्या यही लिखा है, हाँ ये लिखा है सर। उसने क्या बोला, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, तो कंट्री हैज नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोला उसने, यहां पर कंट्री की कैसी हो सकती है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकती है, या फिर इसको हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से भी आपका जानते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हम आपका जो है समझ रहे हैं कि इसके आपका जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गई। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे पास जो सामान आ रहा है दूसरी कंट्री से, तो दूसरी कंट्री से सामान जब मेरी कंट्री के अंदर आया तो मुझे जैसे कंट्री ये आपका ए है और ये कंट्री आपका बी है, जब बी कंट्री से इंडिया के पास, जब बी कंट्री से इंडिया के पास आपका सामान आया, आ गया सर, जब ये सामान आया तो इस सामान के लिए क्या हुआ, इस सामान के लिए क्या हुआ, हमने पैसा पे किया, हमने क्या किया, हमने पैसा पे किया, क्योंकि पैसा पे करेंगे तभी तो आपका ये सामान आपका यहां पर मिलेगा हमको। अगर हम ले ही रहे हैं तो हमारा पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है। अब अगर पैसा सारा बाहर चला गया और हमने आपका जो है दूसरी कंट्रीज को दिया भी कुछ ना कुछ, बट वो इतने लेवल पर नहीं गया जिससे हमारे पैसे की आपका मॉनेटरी वैल्यू बराबर हो सके, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरे कंट्री के पास आपका पैसा होगा वो कम हो जाएगा और उससे क्या होगा, वो ट्रेड आपका नेगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि हम पॉजिटिव ट्रेड किसको मानते हैं, हम दूसरी कंट्री को ज्यादा दे पाए और उनसे कम खरीदे। और नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो रहा है कि हम दूसरी कंट्री से ज्यादा ले रहे हैं, अपना जो सामान है वो दूसरी कंट्रीज को आपका कम दे पा रहे हैं, जिससे हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो वही कंडीशन आपका कहां पर लिखी है, वही कंडीशन आपका यहां पर लिखी हुई है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट देन द कंट्री हैज पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अब इसका दूसरा एक सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं कि अगर कंट्री के एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली आपका क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से, तो आप क्या समझेंगे, तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि वहां पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसी होने वाली है, तो वहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपकी पॉजिटिव होने वाली है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव सीरियस इंप्लीकेशन फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी, क्योंकि कंट्री जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो कंट्री की इकोनॉमी को आपका जो कंट्री की आपका बीओटी होती है उसको हम ये देखते हैं कि वो किस लेवल पर आपका बढ़ रही है, किस लेवल पर कम हो रही है, उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी चेक किया जाता है एक तरीके से। नेगेटिव बैलेंस वुड मीन दैट द कंट्री स्पेंड मोर ऑन बाइंग गुड्स देन इट कैन अर्न फॉर सेलिंग इट्स गुड, ठीक है। मतलब तुम जितना आपका घर में, जैसे घर के एग्जांपल से आपका समझते हैं, मान लो पापा की आपका सैलरी आती है 30,000 रुपए, ठीक है, और घर के खर्चे हैं 50,000 रुपए, तो कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है हमारे घर के ऊपर। और अगर पापा की आपका सैलरी आती है 30,000 रुपए और घर के खर्चे हैं 15,000 रुपए, तो इसका मतलब है कि मम्मी सेविंग भी कर पा रही हैं, कल को अगर कहीं पर आपका पैसा लगाना है तो वो पैसा लग भी सकता है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आप घर में बहुत अच्छे लेवल पर सेविंग कर रहे हैं, आपके पास आपका पैसा है, अगर कल को कोई आपका कुछ परेशानी होती है तो आप उस पैसे को आपका लगा सकते हैं। अगर आप पहले से कर्जे में तो फिर आप पैसा लगाएंगे कहां पर। तो ये कंट्री आपका जो वैसे आप समझ सकते हैं, दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू एग्जॉशन इट्स फाइनेंशियल रिजर्व। अब अगर मान लो तुम्हारे पास अगर भाई साहब बहुत ज्यादा आपका तुम्हारे इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट तुम्हारा कम हो रहा है, तो तुम्हारे पास जो पैसा होगा वो धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, उससे तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आपका दिक्कत होगी। अब देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारे पास दो तरीके की इंटरनेशनल ट्रेड होती है, एक होती है बायलैटरल और एक होती है मल्टीलैटरल। बायलैटरल ट्रेड आप उसको कहते हैं जो कि किसी दो कंट्री के बीच में होती है, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया रशिया, इंडिया इटली, इंडिया यूएसए। तो ये क्या हो गई, ये बायलैटरल ट्रेड हो गई, और फिर ये पर्टिकुलरली किसी ना किसी एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं।
एग्रीमेंट हमेशा आपका साइन होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि इससे आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे चीजें चल सकती हैं। तो ट्रेड आपका हमेशा सर्टेन गुड्स जो कि आपका वहां की स्पेशलाइजेशन है उनके ऊपर बात हो सकती है, एनर्जी के ऊपर बात हो सकती है। अब मैं अगर भूटान के साथ करूंगा तो मैं वहां पर हमेशा आपका क्या करूंगा, मैं वहां पर हमेशा आपका जो है भाई साहब जो भी मेरी आपका एनर्जी देनी है मैं उनको आपका क्या कर पाऊंगा, मैं उनको आपका बात कर पाऊंगा। मल्टीलेटरल ट्रेड की बात करूंगा तो मतलब दो से ज्यादा कंट्रीज की आपका ट्रेड हो रही है, मतलब एक ग्रुप आपका बना लो, जैसे क्वाड ग्रुप बना था बीच में है ना, इसमें इंडिया चाइना, सॉरी इंडिया चाइना बोल रहा हूँ, सो सॉरी, इंडिया यूएसए है ना, फ्रांस, फिर ऐसे आपका जो कंट्रीज होते तो ये आपका क्वाड ग्रुप्स आपका तैयार कर लेते थे, ठीक है। तो मल्टीनेशनल ट्रेड में आपका क्या बात कर सकते हैं आप कि ट्रेडिंग मल्टी कंट्रीज में आपका एक साथ होती है, वहां के जो गुड्स हैं वो एक्सचेंज एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। और जब भी कभी आप ये देखेंगे कि अगर मल्टीलेटरल ट्रेड हो रही है, मल्टीलेटरल ट्रेड में आपका होता क्या है कि मान लो मैं आपका हमेशा ये करूंगा कि मेरी कंट्री को सबसे ज्यादा फायदा किससे हो रहा है, मेरे दोस्ती आपका किससे अच्छी है मेरी। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है ना, मतलब इंटरनेशनल फोरम पे ही आपका किसी का कोई दोस्त नहीं होता, ओनली वहां पर आपका क्या होती है कि अगर तुम्हारा भला चल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, तुम्हारी आपका चीजें चल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका जो है कोई किसी का दोस्त नहीं है। तो मल्टीलेटरल ट्रेड जब भी होती है, मान लो इंडिया है यहाँ पर, अब इंडिया कई सारी कंट्रीज से आपका ट्रेड कर रहा है, एक कंट्री है फ्रांस, एक कंट्री है चाइना, एक कंट्री है भूटान, एक कंट्री है आपका बांग्लादेश। तो अगर इंडिया को आपका ऐसा लगता है कि फ्रांस मेरा बहुत लॉन्ग टर्म और स्पेशल पार्टनर है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा दे सकता हूं, इसको एमएफएन भी कहते हैं। मोस्ट फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि अगर कल को आपका एक फ्रांस मेरे यहाँ कुछ बेचना चाहता है तो मैं उसको आपका क्या करूंगा, छूट भी दूंगा, मैं उसके ऊपर बहुत सारे टैरिफ नहीं लगाऊंगा, मैं वहां पर आपका उसको कंपनी लगाने के लिए अपने इंडिया में आसान करूंगा चीजें, और इनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने पे और ज्यादा आपका चीजें करूंगा। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि तुम्हारे कई सारे दोस्त हैं, उन दोस्तों में से एक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड आपका जो है कौन हो सकता है, एक कोई कंट्री हो सकती है, उसको कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। तो इसको हम बहुत सारी कंट्रीज आपका ऐसा कोई दर्जा भी देते हुए जाती हैं। अब तुमने आपका जो है 1991 में एक चीज सुनी होगी, फ्री ट्रेड है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपका होता हुआ चल रहा है, तो वहां से फ्री ट्रेड का आपका जो है कंसेप्ट भी निकल कर आया था। फ्री ट्रेड मतलब आपका जो है ट्रेड लिबरलाइजेशन की, कंट्रीज को आपका जो है लिबरल बनना होगा ताकि बाकी कंट्रीज आपका उनके यहां पर आकर क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन ये क्या होता है, एक्चुअली में एक तरीके से ओपनिंग होती है। ओपनिंग क्यों कहते हैं कि अगर आपने अपना दायरा बंद कर रखा था, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर तुम अपने आप को आपका जो है सारे सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप नहीं चला रहे हो, इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो, फेसबुक नहीं चला रहे हो, तो तुमने क्या कर रखा है, अपना दायरा बंद कर रखा है, तुम्हारे पास कोई भी किसी भी तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है वो सिर्फ अगर हो सकता है तो इधर उधर चलते उलते तो मिल जाए, वो बात अलग है, वैसे आपका डायरेक्ट मतलब आपका तुम्हें डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली किसी ऐसे जनों से जो कि आपका भाई साहब किसी और जगह है, ठीक है। अब अगर मान लो इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि ऐसा समझ लो तुम इसको कि तुम्हारा एक दोस्त है और तुम्हारे दोस्त ने आपका जो है तुमको क्या पिला दी, चाय पिला दी, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने तुमको चाय पिलाई और तुम्हारे पापा ने आपका तुमको भाई साहब थोड़ी सी पॉकेट मनी अच्छी है, तुम्हारा दोस्त कंपैरेटिवली फाइनेंशियल वैल्यू में तुमसे थोड़ा सा कम है, तो तुमने उसको रबड़ी खिला दी, तो तुम्हारी चाय और पापा की आपका जो तुमने अपने उसको रबड़ी खिलाई है वो उन पैसों की वैल्यू आपका क्या है, बराबर है। तो ये एक्चुअली में आपका फ्री ट्रेड चल रहा है। या फिर अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ नहीं भी खिला पाए तो तुम उसको आपका भाई साहब लिबरल करो कि यार ठीक है तू ले। तो ये क्या होता है, एक तरीके से कंट्रीज को आपका बताया जाता है कि मैं आपके लिए अच्छा हूं, आप आइए मेरे यहाँ पर आपका ट्रेड कीजिए। तो वहां पर फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात होती है, हमें कंट्रीज को आपका लिबरल होना पड़ता है जिससे बाहर की कंट्रीज आकर हमारे यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कर सके। ओपनिंग ऑफ इकोनॉमीज का मतलब होता है कि हमने अपने आपका जो है बेसिकली घर के रास्ते तुम्हारे लिए खोल दिए हैं, आप आइए और हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, सो दैट मोर ट्रेड हो सके। ज्यादा ट्रेड होगी तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ेगी, पैसा ज्यादा आएगा, कंट्रीज ज्यादा आएंगी, हमारे यहाँ पर कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा। एंड दिस इज डन इन ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ। तो अब टैरिफ जैसे अमेरिका बहुत सारा टैरिफ लगाता है कई सारी कंट्रीज के ऊपर, पर जब आप किसी कंट्री के साथ आपका जो है आप लिबरलाइज बनते हैं, आप लिबरलाइज नेशन बनते हैं, तो आप उनके ऊपर कम टैरिफ लगाएंगे, आप चीजों को आपका आसान करने की कोशिश करेंगे। बट ट्रेड लिबरलाइजेशन कॉजेज कंपटीशन एंड कॉज डंपिंग ऑल्सो। अब ये डंपिंग क्या है, डंपिंग का मतलब होता है कि अब जैसे मान लो दो कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज आपका जो है बेसिकली ऐसे चल रही है ये, तो कंट्री ए और कंट्री बी, कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है, ये दोनों चल रही हैं। अब ये कंट्री ए और कंट्री बी जब दोनों आपका चलती जा रही हैं, तो मान लो एक ये कंट्री है, ये कंट्री है, इस कंट्री को आपका मान लो एक इंडिया है, ठीक, इंडिया नहीं मानेंगे इसको, मान लो आपका यूएसए मान लो। यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए इंडिया में भी जा रहा है और बांग्लादेश में भी जा रहा है।
यूएसए ने वहां के खरीदे हुए प्रोडक्ट्स इस कंट्री मतलब इंडिया में 50 रुपए पर बेचे और इस पर आपका जो है बेचकर वो चला गया। कम हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया कि आप बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर नहीं कर सकते, डंपिंग हो जाएगी उससे। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा आपका सामान हमारे यहाँ पर लगा देंगे तो हमारे जो लोकल आपका बेसिकली बंदे हैं उनको हम कैसे आपका ट्रेड मतलब बहुत सारे आपका जो क्या दे पाएंगे, फायदे दे पाएंगे। बट बांग्लादेश में गए तो वहां पर उन्होंने मतलब पैसा भी उसी कम रेट पर देकर और बहुत सारी डंपिंग कर दी और इतना ज्यादा आपका जो है वहां पर सामान चले गए छोड़कर कि अब उन्हीं का सामान बेच रहा है। उनकी जो लोकल मार्केट है उसका क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो जा रहा है। तो डंपिंग इज सेलिंग ऑफ कमोडिटी इन 2 कंट्रीज, मतलब एक ही कंट्री किसी 2 कंट्रीज में अलग अलग प्राइस पर आपका बेच रही है, एक जगह 10 रुपए में, एक जगह 20 रुपए में। तो ये क्या हो रही है, ये एक्चुअली में डंपिंग हो रही है। डिफर्स फॉर अ रीजन रिलेटेड टू कॉस्ट। कंट्रीज नीड टू बी कॉशियस अबाउट डंप्ड गुड। अब हर कंट्री को अपने आपका जो है डंप गुड के ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आपका उनका एक्सप्लॉइटेशन टाइप हो जाए। Countries also need to be cautious about dump good as along with the free trade dump good of cheaper price can harm the domestic products। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैं अभी तुम्हें बता रहा था कि अगर तुम्हारी खुद की लोकल मार्केट ही आपका खराब हो जाएगी, वहां के लोगों को ही रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर की चीजें ही आपका लोग खरीदेंगे, तो फिर क्या फायदा है आपका। मतलब ऐसा कंपटीशन रखो कि तुम्हारे यहाँ के लोग भी आपका उसको बना पाए चीजों को और बाहर से आने वाली चीजों का बैलेंस बना रहे, जिससे जो आम आदमी है जो कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ बना रहा है उसका भी आपका फायदा हो। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ऑफ कमोडिटी इन 2 कंट्रीज ऑफ प्राइसेस डिफर, इसी को अपन आपका डंपिंग कहते हुए जाते हैं। फिर मैंने तुम्हें जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड बताया था, 1948 में इसको बनाया गया था। पहले ये क्या करता था, पहले ये टैरिफ वगैरह को आपका देखने का काम करता था, कंट्रीज को आपका ट्रेड के लिए देखता था। फिर बाद में आपका जीएटी आ गया, ये आया 1 जनवरी, सॉरी जीएटी को हटाकर डब्ल्यूटीओ आ गया। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में आया 1 जनवरी। हमने इसको उसी साल ज्वाइन कर लिया था। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। कल को आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा पेपर के अंदर एमसीक्यू में कि क्या इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है या नहीं है, तो आंसर वुड बी यस, है ना। उसके साथ क्या होता है, यहाँ पर प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड होता है, फेयर ट्रेड हो रही है, अलग अलग कंट्रीज के साथ हम करते हैं आपका ट्रेड में कैसे आपका जाती है वो चीजें हम देख सकते हैं। डब्ल्यूटीओ क्या बनाता है, डब्ल्यूटीओ आपका बेसिकली एक तरीके से रूल्स बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। अराउंड 164 कंट्रीज आपका अभी इसके मेंबर हैं और ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपका जो है बहुत तेजी से बढ़ते हुए चले जाते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार आपका बता दो रोजर दैट। तो अब इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो मेरी बात ध्यान सुनो। डब्ल्यूटीओ मैंने अभी तुम्हें बताया 1948 में आपका बेसिकली क्या हुआ, सॉरी डब्ल्यूटीओ कह रहा हूं, जीएटी डीएटी 1948। उसके बाद आपका डब्ल्यूटीओ आया, डब्ल्यूटीओ हमारा 1995 तक आ गया। वैसे तो डब्ल्यूटीओ 1994 में आ गया बट इसका इंप्लीमेंटेशन 1995 तक आपका हुआ। तो जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रेड वाज फॉर्म्ड बाय सम कंट्रीज, ये कुछ कंट्रीज का ग्रुप था और उन्होंने मिलकर आपका बेसिकली ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इसको बनाया था। इट वॉज डिसाइडेड बाय मेंबर कंट्रीज टू सेट अप अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसमें मतलब कंट्रीज आपका ज्वाइन कर रही हैं नहीं कर रही हैं, फिर आपका जो है बेसिकली कोई सवाल उठा दे रहा है ट्रेडिंग के ऊपर कि हम नहीं मानते इसको, तो इन कंट्रीज को आपका ऐसा लगा जिन्होंने जीएडब्ल्यूटी बनाया था कि एक ऐसा परमानेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं जिससे पूरा वर्ल्ड जुड़ जाए और यूएन का होगा तो ज्यादातर आपका जो बेसिकली लोग उससे जुड़ जाएंगे जल्दी। तो प्रमोशन हुआ फ्री ट्रेड एंड इसका, ठीक है। जीएडब्ल्यूटी वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फिर 1 जनवरी 1995 को इसको इंप्लीमेंटेशन में भी ला दिया गया। डब्ल्यूटीओ इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील करती है ग्लोबल रूल्स पर, और रूल्स किसके लिए बनाती है, आपस में कंट्रीज जब ट्रेड करते हैं तो उन ट्रेड करने के लिए आपका रूल्स बनाए जाते हैं। इट सेट्स द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इट्स मेंबर नेशन। अगर मान लो कोई कंट्री है जहां पर 2 कंट्रीज के बीच में आपस में आपका कोई डिस्प्यूट हो गया या कोई परेशानी हो गई, तो डब्ल्यूटीओ का काम है कि बैठो यार, बैठ के रिजॉल्व कर लो, आपस में आपका बातचीत कर लो, मतलब ऐसा परेशानी में मत रहो, है ना। तो ये सारे काम भी आपका डब्ल्यूटीओ कर रहा है। डब्ल्यूटीओ ऑल्सो कवर्स ट्रेड इन सर्विस सच एज टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और बाकी इश्यूज पर भी आपका बात होती जाती है। डब्ल्यूटीओ हैज हाउएवर, अच्छा एक चीज एक्सपेक्टेड है, मैं मान के चल रहा हूं कि इस साल ज्योग्राफी में 2026 के पेपर के अंदर जो कि बोर्ड का आने वाला है, इस साल ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूटीओ का एक क्वेश्चन आपका छपकर देखने को मिले तुम्हें पेपर के अंदर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस साल के लिए, ये बाकी सालों के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डब्ल्यूटीओ हैज हाउएवर बीन क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय दोज हु वरीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्री ट्रेड। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जैसे
नॉट डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री, जिनको डर रहता है कि अगर फ्री ट्रेड हुई तो हमारा हरेसमेंट हो सकता है, हमारी आपका जो है दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत परेशानी में जा सकते हैं, तो वो कंट्रीज हमेशा आपका अपोज करने में रहेंगी और डब्ल्यूटीओ को आपका ऐसा रखती है कि नहीं यार ये सही बात नहीं है, इसको आपका हम ऐसा मानेंगे, फ्री ट्रेड का आपका जो है पंगे पड़ेंगे। फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्पेरस। तो अगर तुम आपका देखोगे तो अगर तुम्हें जैसे फ्री ट्रेड होने लग गई मान लो दो कंट्रीज के बीच में, तो इससे आम आदमी की जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी। तुम अगर सोच रहे हो कि भाई साहब कल को आपका फ्री ट्रेड करवा दी तो मैं तो आपका अंबानी बन जाऊंगा, नहीं भाई साहब रुको जरा सब्र करो। इट इज एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिचर। तो अब क्या हो रहा है, कोई ऐसी कंट्री है जो कि आपका गरीब है, तो उस कंट्री के और जो रिच नेशन है उन दोनों के बीच का जो गैप है तो उसको फुलफिल करने के लिए आपका ये काम किया जा रहा है। क्योंकि इससे होगा क्या कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो पुअर कंट्री है, उसको धीरे धीरे कर आपका थोड़ा बेनिफिट मिलेंगे तो वो भी रिच होगी, तो उससे क्या हो पाएगा, उससे आपका डेवलपमेंट फिर देखने को मिलेगा। दिस इज बिकॉज द इन्फ्लुएंशियल नेशन इन डब्ल्यूटीओ फोकस ऑन देयर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका आता है, अमेरिका कहता है कि मेरे यहाँ की चीजें बहुत अच्छी हैं भाई साहब, इंडिया वाले आपका जो है क्या कह रहे हैं, ये हमें सामान नहीं बेचने देते, इनकी कंप्लेन कर रहा हूं मैं, ये सही नहीं है, ये लोग ये तो अपने यहाँ के लोगों को फायदा देते रहते हैं, अपने यहाँ पर सब्सिडी देते रहते हैं, मेरे यहाँ का सामान यहाँ पर कैसे पहुंचेगा। कल को आपका जो है फिर उसके साथ रशिया आ गया, नहीं 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 जी हमारा भी आपका सामान नहीं पहुंच पा रहा, इंडिया हमारा भी सामान नहीं ले रहा। तो ऐसे आपका जो भाई साहब ये दिक्कतें पैदा होती हैं, ये समस्याएं हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मोreover, more developed country have not fully opened their market to products from developing country। अब जो बेसिकली डेवलप कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपका जो है फिर अमेरिका मान लो, कनाडा मान लो, ये सब ने ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आओ हम तुम्हें गले लगा लेंगे, ऐसी वाली आपका हालत नहीं कर रखी है। खोली है अपनी मार्केट, बट उसमें कुछ ना कुछ आपका रेस्ट्रिक्शंस, कहीं पर टैरिफ, कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल जाता है। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इशू ऑफ हेल्थ, वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर एंड एनवायरमेंट आर इग्नोर्ड। इन सब चीज़ों में डेवलप होने के चक्कर में, बहुत सारी आपका जो है ओपन मार्केट होने के चक्कर में हमने आपका भाई साहब बच्चों को कि भाई चाइल्ड लेबर या फिर आपका जो उनकी हेल्थ, एनवायरमेंटल आपका इश्यूज बहुत पीछे छोड़ दिए, बहुत पीछे है ना, इन चीज़ों पर हमारा ध्यान ही नहीं है। However, WTO has been criticized and opposed by those, ये मैंने आपको बता दिया अभी है ना, ये देख रहे हो तुम चाइल्ड लेबर आपका होते हुए दिखाई भी दे रही है हमको। अब आते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स पर। अब देखो पिछले साल तक आपका क्या होता था, मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे यहां पर बिना बुक देखे कुछ भी लिख रहे हैं, वो लिखने से पहले एक बार नई एनसीईआरटी जिस पर नीचे ये लिखा हो रीप्रिंट 2025 एंड 26 उसको पढ़कर जाएं, क्योंकि सीबीएसई ने अपना जो सैंपल पेपर लॉन्च किया है वो इसी वाले डेटा के साथ किया है। पिछले साल तक इस बुक के अंदर क्या होता था, यहां पर 2024 तक एक पूरा टेबल दे रखा होता था, वो टेबल पढ़ना होता था हमें, जिसमें आपको बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बता रखा होता था, अलग अलग ग्रुप के बारे में आपको बता रखा होता है, एशियन ग्रुप और वाले ग्रुप के बारे में। तो ऐसे ही रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं। अब रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या हो गए, ये आपका बेसिकली आपस में ट्रेड करने के लिए, जैसे एक ग्रुप बना लिया, एशियान बना लिया, मान लो साफ्टा एक ग्रुप बना लिया, कोई भी ग्रुप आपका ऐसे छोटे छोटे कर कई सारी कंट्रीज ने इकट्ठा होकर बनाया, अभी एक ब्लॉक हो गया है ना। एशियन कंट्रीज है जैसे एग्जांपल के तौर पर, वो 10 कंट्रीज हैं, अभी एक नई कंट्री उसमें ऐड हुई है, 11th कंट्री हो गई है, लेमोर करके आपका जो कंट्री है इंडोनेशिया में मतलब पार्ट है, वो उसका भी मेंबर बनी है। तो अब एशियन के अंदर टोटल 11 कंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो बिटवीन कंट्रीज विद ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज इन ट्रेडिंग आइटम्स एंड टू कर्ब रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो क्या करती हैं, अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, आपस में आपका ट्रेड हो सके, जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको आपका हटा सके और ट्रेड में आपका हमें फायदा हो सके। टुडे अबाउट 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जनरेटेड, जिसमें 52% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हो रही है। 120 रीजनल ट्रेड अपने अपने जगह के रीजन पे आइज आपका जो उन्होंने क्या कर रखे हैं, ब्लॉक्स बना रखे हैं, और वहां पर 52% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड अभी भी चल रही है। These trading blocks developed such as response to the failure of global organization। अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं वो शायद ट्रेड को सफल बनाने में या फिर आपका डेवलपिंग नेशन में वो सारी चीजें करने में सफल नहीं रही जो कि एक्चुअली में होनी चाहिए थी। उन्हीं चीजों के फेलियर को हटाने के लिए, उन्हीं चीजों के फेलियर को कम करने के लिए हमने क्या बनाया, हमने एक आपका ग्रुप बनाया। उस ग्रुप से आपका जो है बेसिकली स्पीडी इंट्रा रीजनल ट्रेड बढ़ी और रीजन वाइज आपका जो है डेवलपमेंट होना शुरू हुआ।
दो दीज रीजनल ब्लॉक रिमूव ट्रेड टैरिफ विद इन द मेंबर नेशन एंड इनकरेज फ्री ट्रेड। अब जो आपस में आपका मेंबर है, मान लो 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो ये सब कंट्री में आपस में एक दूसरे के ग्रुप है, तो ये एक दूसरे से आपका ट्रेड में बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे, मतलब ये नहीं कहेंगे तुम पे आपका मैं प्रोटेक्शन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपस में इनकरेज करेंगे एक दूसरे को। एंड in the future it could get increasingly difficult for free trade to take place between different blocks। ठीक है, बाहर वाले जो ब्लॉक्स आएंगे उन पे आपका कुछ ना कुछ ट्रेड देना पड़ेगा, आपको पैसे पे आपका जो है वही कहीं ना कहीं आपका जो इंप्लीकेशन लगेंगे। अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशन, इट लीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन। अब अगर आप म्यूचुअली बेनिफिशियल नेशंस का मतलब क्या हुआ, आपस में जो एक दूसरे से आपका मिलकर बातचीत करते हैं, उससे जो रीजनल स्पेशलाइजेशन होता है, रीजनल मतलब उस जगह की आपका जो भी चीज है उसको स्पेशलाइज नेशन के आपका तौर पर निकाला जाएगा। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, बेटर स्टैंडर्ड कह रहा हूं, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हो पाएगा, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस अच्छी हो पाएगी, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में आपका हमेशा एक्सचेंज ऑफ टर्म्स हो रहे हैं, तो वहां पर हमेशा के केस में क्या हो सकता है, एक तो नॉलेज एक्सचेंज होगा, वहां का कल्चर एक्सचेंज होगा, कल्चर एक्सचेंज के साथ साथ आपको बेसिकली क्या मिलेगा, प्राइस वेजेस में आपका जो है बराबर का पन मिलेगा, उसके बाद गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज हो पाएंगे, ये सारी चीजें होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैन प्रूव द डिटर्मिनेशन टू नेशन, इट लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन दी अदर कंट्रीज। अब देखो, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है तो उसके पीछे का आपका रीजन ये रहता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के ऊपर भी है ना, और उससे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, एक्सप्लॉइटेशन एंड कमर्शियल राइवलरी लीडिंग टू वॉर्स। अब ज्यादातर क्योंकि होता क्या है, नहीं मेरी चीज अच्छी है, नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं, नहीं मैं अच्छा करूंगा, मेरी चीज क्या आपका यहां की चीजें अच्छी हैं, इस चक्कर में आपस में दो नेशन कभी कभी भिड़ जाते हैं। ये बहुत जगह हम आज भी देख रहे हैं कि इंटरनल वॉर कॉन्फ्लिक्ट आपका होते रहते हैं कि नहीं, जैसे अब तुम सबसे बढ़िया आपका एग्जांपल ले लो, इंडिया पाकिस्तान, समझ रहे हो मेरी बात, लड़ाई में रहते हैं हम क्योंकि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, तो ग्लोबल ट्रेड है ना, इफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इट कैन इंपैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट टू हेल्थ एज वेल एज बीइंग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो अब ये क्या करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड का या ग्लोबल ट्रेड का इफेक्ट तुम्हें हर चीज पर देखने को मिलेगा, चाहे इंसान की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पर हो, चाहे वो लाइफ पर हो, चाहे वो एनवायरमेंट पर हो। अब भाई ट्रेड हो रही है, उसकी डंपिंग होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आपका ग्लोबल एनवायरमेंट आपका दिक्कत में आ जाता है, एनवायरमेंट के कॉजेज हम बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। As countries compete to trade more, the production and use of natural resources ज्यादा आएंगे, क्योंकि फिर भीड़ होड़ लग जाती है कि मैं ज्यादा करके दिखाऊंगा, मैं ज्यादा करके दिखाऊंगा, उसके चक्कर में नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, दिक्कत तो आएगी एनवायरमेंट के ऊपर। गेट यूज टू फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने मान लो कल को इतना तेजी से कोयला निकाल दिया, जितनी तेजी से वो बन सकता है, सारा कोयला खत्म हो गया, तो भाई साहब कल को मेरे यहाँ पर आपका खदानें बन जाएंगी, फिर उसको निकालने के लिए जो आपका वहां से गैसेस निकल रही हैं वो कितनी आपका जो लेवल पर डिस्ट्रॉयशन बनाएंगी। अब क्या हो रहा है, वो बन तो रहा नहीं है, तो फिर मेरे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, तो ये समस्याएं हैं। एज अ रिजल्ट बहुत सारी जगह पर हमने ये देखा कि मरीन लाइफ को भी इंपैक्ट पड़ रहा है। मरीन लाइफ मतलब समुद्र में हम आपका जाकर क्या कर रहे हैं, खुदाई करनी शुरू कर दी है, वहां पर आपका डीप सी माइनिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, मरीन लाइफ बहुत सारे आपका जानवर मर चुके हैं, प्लास्टिक, पॉलिथीन, एनवायरमेंट इश्यूज, ये सब होता हुआ जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, डिप्लेटिंग फास्ट बहुत तेजी से आपका बढ़ रहा है, फॉरेस्ट आपका बहुत तेजी से हम कट करते हुए जा रहे हैं, रिवर्स का जो पानी है वो पीने लायक नहीं बचा है, बेच रहे हैं हम उस पानी को, ठीक है, कंपनीज आपका पानी ले रही हैं, जैसे बिस्लरी हो गया, फिर टाटा हो गया। अब देखो अभी अंबानी साहब ने क्या किया, सारी कंपनीज की आपका बोतल 20 रुपए की आती है 1 लीटर की, अंबानी साहब ने कैंपा निकाला, कैंपा आपका 15 रुपए पे बना दिया। हमारा जो जल नीर है जो कि हमें आपका रेलवे स्टेशन पे मिलता है वो 14 रुपीज का हो गया। अब तुम सोचो कि 1 रुपया आपका जो है भाई साहब ज्यादा, पर बाकी आपका ब्रांड्स के साथ तो क्या कर दिया उन्होंने, कंपीट कर दिया। तो ये ऐसा आपका जो है बेसिकली क्या हो जाती है, आपस में टसल हो जाती है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग इन ऑयल, गैस, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, एग्री बिजनेस, ये क्या करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं, इनके आपका जो है कॉस्टिंग, पॉल्यूशन, ये सब बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं बहुत पीछे रह जाता है, बहुत पीछे। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अपने गोल्स हैं, तुम कोई भी मुझे ऐसा सब्जेक्ट बता दो जिसमें कोई गोल है, एक बार जो बन गया वो तो बन गया, अब उसके बाद कोई गोल थोड़ी है आपका भाई साहब। हम आज भी अपने सब्जेक्ट के गोल्स को आपका डिसाइड करके बैठे हैं, जिसमें हमने 17 तरीके के आपका गोल्स आपका डिसाइड कर रखे कि हम ऐसा करेंगे, हम आने वाले समय पर ऐसा करेंगे, तो वो 17 गोल्स हम डिसाइड कर बैठे हैं। इफ ऑर्गेनाइजेशन आर गेयर्ड ओनली टूवर्ड्स प्रॉफिट मेकिंग एंड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स आर नॉट एड्रेस, छोड़ो
किसी की तबीयत खराब हो रही है, होने दो, कोई मर रहा है, मरने दो, एनवायरमेंट पे आपका दिक्कत आ रही है, आने दो, कोई कहीं कंट्री में आपका पानी बाढ़ आ रही है, आने दो, कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी इंडिया में आपका जो है इतनी बाढ़ आई, सब कुछ आया, किसी कोई देश आया कि भाई साहब मदद कर दो? हमने अपने आप ही आपका खुद को रिवाइव किया। क्यों मांगेंगे हम तुमसे मदद, चलो छोड़ो। और हम जब अभी आपका किसी दूसरे देश में आपको कोई दिक्कत हो जाती है, तुरंत पहुंच जाते हैं कि लाओ तुम्हें हेल्प चाहिए, ले लो हम देंगे। तो भाई साहब वो वाली आपका कंट्रीज, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भीड़ में भागने के चक्कर में, ट्रेड के चक्कर में आपका बहुत तेजी से गियर अप कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम हेल्थ और बाकी कंसर्न्स को आपका पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब इसी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में पोर्ट्स आते हैं। और पोर्ट्स मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी होती है आपका रोडवेज तक। तो गेटवे ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट्स। कार्गो यहां से आपका जाता है। और एक बात और बताऊं तुम्हें, क्योंकि हमारे पास आपका जो वाटरवे है दैट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई साहब हम देखेंगे कि कैसे आपका पोर्ट्स है। पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डॉकिंग। डॉकिंग मतलब आपका वहां पर आपका सामान लोडिंग होती है, वहां पर सामान की बहुत सारी अनलोडिंग हो रही है। स्टोरेज फैसिलिटीज आपका कार्गो फिर प्रोवाइड कर रहे हैं वो फैसिलिटीज। पोर्ट अथॉरिटीज जिससे आपका बहुत सारे अरेंजमेंट हो। फिर चैनल्स आपका नेविगेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ज्यादा चीजें खुलेंगी। अरेंजिंग टग्स बार्गेस है ना, प्रोवाइडिंग लेबर्स, मैनेजरियल सर्विसेज। तो बहुत सारी चीजें आपका जो है पोर्ट्स हमें देते हुए जा रहे हैं। और ये पोर्ट्स आप देखते चल रहे हो कि इन कंट्रीज के आपका पोर्ट्स पर हम देखते चल रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को आपका जो है आप यूएसए वाली साइड में जाएंगे, द लार्जेस्ट लैंडलॉक हार्बर इन द वर्ल्ड। तो इस पोर्शन को भी याद रखिएगा, कभी कभार आपका जो है डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर पोर्ट को क्लासिफाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल हमने इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इंडस्ट्रियल पोर्ट, कमर्शियल पोर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट कौन से होते हैं? जो कि बल्क कार्गो जैसे ग्रेन हो गया, शुगर हो गया, और ऑयल, केमिकल एंड सिमिलर मटेरियल्स को आपका हैंडल करते हैं। कमर्शियल पोर्ट जहां पर आपका कार्गो पैक होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आपका जहां से जाते हैं, इसके साथ साथ वो पैसेंजर को भी आपका हैंडल करते हुए जाते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट कौन से होते हैं? जहां पर बल्क सामान के साथ साथ जनरल कार्गो वॉल्यूम्स में आपका बड़े बड़े कंटेनर के साथ आपका जाता है। और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट आर क्लासिफाइड एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। हम ज्यादातर बड़े बड़े पोर्ट को आपका कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट के तौर पर ही रखते हैं। अब तुम वर्ल्ड में जैसे ये बहुत सारे आपका पोर्ट्स हैं, देख पा रहे होगे तुम, है ना, मेडिटेरियन सी, फिर आपका बड़ी अच्छा यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे आपका पोर्ट आपको दिखाई देंगे। इनलैंड पोर्ट में अब जैसे अगर मैं उनको लोकेशन के हिसाब से आपका बात करूंगा तो लोकेशन के हिसाब से सबसे पहले इनलैंड पोर्ट आ जाएगा। ये लोकेटेड होते हैं अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर सी कोस्ट आपका जो है कहीं दूर पर है तो उससे थोड़ी दूर पर आपका ये बनाए जाएंगे। ये क्या करते हैं? ये सी से लिंक करते हैं किसी रिवर के थ्रू। एक रिवर जा रही होगी जो कि आपका डायरेक्टली कनेक्ट करेगी हमें समुद्र से, ठीक है। सच पोर्ट आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स ऑफ बैरेज। अब ऐसा नहीं है कि बड़ा सा शिप होगा ऐसे कर उसमें जाएगा, फ्लैट बॉटम वाले मतलब जिनका आपका ऐसा फ्लैट बॉटम होगा उस तरीके के आपका जो बेसिकली शिप्स डायरेक्टली एक्सेसिबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद द कैनाल, मैनचेस्टर पोर्ट। मैफिन्स इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी। मिसिसिपी किधर मिलेगी हमको बताना, यूएसए, कनाडा, कहां पर मिलेगी कमेंट सेक्शन में बताना। राइन ये आपका यूरोप में मिलती है, हैज सेवरल पोर्ट है ना, सेवरल पोर्ट लाइक मैनहिम एंड ड्यूसबर्ग। और कोलकाता जो कि हमारे इंडिया में ही है, रिवर हुगली पर आपका बना हुआ है, जो कि एक बेसिकली आपका ब्रांच भी है किसकी, गंगा रिवर की। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन में दूसरा आउटपोर्ट। दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स। डीप वाटर मतलब आपका जो है बेसिकली आप देखेंगे बड़े बड़े गहरे पोर्ट्स पर आपको देख लेते हैं। एक्चुअल पोर्ट दीज सर्व एज द पेरेंट पोर्ट बाय रिसीविंग दोज शिप्स which are unable to approach them due to their large size। अब जैसे अगर इनलैंड पोर्ट पर आपका कोई बड़े साइज का आपका भाई साहब पोर्ट आ जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो उनको रिसीव कौन करता है? आउटपोर्ट्स। क्लासिकल कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल एथेंस। एथेंस आपका ग्रीस की कैपिटल भी है। आउटपोर्ट पायरस इन ग्रीस, ये आपका बेसिकली एग्जांपल हो जाता है। उसके अलावा स्पेशलाइज फंक्शन के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑयल पोर्ट। ऑयल पोर्ट क्या करता है? ऐसा पोर्ट जो कि डील कर रहा है प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल, मतलब वहां पर आपका प्रोसेसिंग भी हो रही है और शिपिंग भी कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ऑयल पोर्ट के नाम से जानते हैं। यहां पर आप टैंकर पोर्ट्स जैसे लाइक ट्रिपोली, ये लेबनान में आपको मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल है रिफाइनरी, और एबिडन ऑन द गल्फ ऑफ पर्शिया, ये कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? जैसे इनको ज्यादातर हम आपका जो है इसलिए भी बनाते थे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो एक पोर्ट जा रहा है, एक मतलब एक आपका शिप जा रहा है
और वो रास्ते में उसको क्या लग गया, उसको कहीं पर आपका रिफ्यूलिंग करवानी है या फिर रुककर आपका अपना कुछ मैनेजमेंट करवाना है, तो वो क्या करते थे, वो वहां पर रुकते थे, उन्हीं को आपका जो है पोर्ट ऑफ कॉल बीच में आपका बना दिया जाता था। ओरिजिनली डेवलप्ड एज कॉलिंग पॉइंट्स और मेन सी रूट्स वेयर शिप्स यूज्ड टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। बीच में आपका जो है बेसिकली जगह पर कि भाई खाना ले लो फिर रिफ्यूलिंग करवा लो, इस काम के लिए आपका पोर्ट ऑफ कॉल बनाए जाते थे। फिर आते हैं पैकेट स्टेशन, इनको हम फेरी पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका ये पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है, लिखिएगा जरूर। पैकेट स्टेशन एंड एक्सक्लूसिवली कंसर्न्ड विद दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। ज्यादातर आपका शॉर्ट डिस्टेंस में ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए जाते हैं, जैसे एक छोटा सा यहां पे बना दिया, एक छोटा यहां पे बना दिया, ये छोटे डिस्टेंस को आपका कवर करने के लिए यूजफुल रहते हैं। दीज स्टेशन अकर इन पेयर लोकेटेड इन सच अ वे दैट दे फेस ईच अदर अक्रॉस द वाटर बॉडीज। एग्जांपल के तौर पर इंग्लैंड का आपका डोवर पोर्ट एंड फ्रांस में आपका जो है इंग्लिश चैनल में एक कैलिस मिल जाएगा आपको, ये इसी के एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आते हैं अगर स्पेशलाइज फंक्शन के तौर पर एंट्रापोर्ट, दीज आर कलेक्शन सेंटर वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब एग्जांपल के तौर पर इंडिया से सामान उठाकर लाए, फ्रांस से सामान उठाकर लाए, उसके बाद आपका लेकर आए अलग अलग जगह से और स्विट्जरलैंड में जाकर आपका जो है बेसिकली एक जगह उस सामान को रख दिया। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या कर रहे हैं, सारी कंट्रीज का आपका गुड्स ला रहे हैं और एक जगह आपका उसको क्या कर रहे हैं, सेंटर बना दिया जहां पर आपका बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के गुड्स आ गए हैं और फिर वहां से आपका जो है कंट्रीज को एक्सपोर्ट करे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एंट्रापोर्ट फॉर एशिया जो सिंगापुर में है, रॉटरडैम फॉर यूरोप, उसके आप कोपनहेगन जो कि बाल्टिक रीजन, बाल्टिक रीजन मतलब आपका आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा इधर नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, ये वाली कंट्रीज में आपका जो बेसिकली आप समझ जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कोपनहेगन किसकी कैपिटल है, कौन सी कंट्री की। नेवल पोर्ट क्या होते हैं, नेवल पोर्ट ज्यादातर हम उनकी इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि ये ज्यादातर नेवीज किसी कंट्रीज की अपने इस्तेमाल करती है, जैसे वाइजैक है हमारा तो वो ज्यादातर हमारा नेवी इस्तेमाल करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपका पोर्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं वॉरशिप के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए एंड अपनी स्ट्रेटेजिक चीजों को आपका कवर करने के लिए, जैसे कोची एंड कारवार है ना, ये एग्जाम्पल है आपका इंडिया के अंदर नेवल पोर्ट के। ठीक है सर, तो आई होप कि आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से आपका समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स भी बनाना और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ आपका जो है इसको लिख लेना, पढ़ाई चालू रखते रहो। अब समय आ गया है चीजें बहुत तेजी से पेसअप करने का, कहर मचा दो, मैं तुम्हारे साथ हुई जब तक तुम अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, रुकना नहीं है, थमना नहीं है जब तक तुम खुद को ना पालो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।